नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में 5वां पाठ पढ़ेंगे जो एक काव्य है हिंद देश के निवासी। इस काव्य को हम पढ़ेंगे। विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है, साथ ही विकास और शक्ति परिचायक भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। अब हम काव्य का गान करेंगे, आप भी मेरे साथ गाएंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ने कविता का गान किया। अब हम कविता को समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद मतलब हमारा भारत देश, निवासी का अर्थ है रहने वाले, जन लोग, व्यक्ति। तो हमारे भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक है, भले ही उनके रंग रूप वेश भाषा अलग अलग हो। रंग रूप वेश मतलब उनका पहनावा, और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। बेला, बेला का अर्थ है मोगरा। तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे फूल, प्यारे फूल, जब एक माला में गूंथ जाते हैं तब वह एक माला बन जाती है। इसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो कोयल की कूक, कोयल की बोली, न्यारी का अर्थ है निराली, तो कोयल की बोली निराली होती है। पपीहे की बोली में मिठास होती है, और जो बुलबुल तराना गाती है, गीत गाती है,
वह भी अलग तरह का होता है, लेकिन उन सभी का, उन सारे पक्षियों का राग एक ही होता है। इसी तरह हमारे देश में भले ही अलग अलग बोली हो, अलग अलग भाषाएं हो, फिर भी भारतवासियों की आवाज़ में एकता होती है। उसी तरह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और कावेरी हमारे देश में नदियां हैं जो अलग अलग है, उनके रास्ते अलग है, उनका उद्भव स्थान अलग है, फिर भी वो जाके कहाँ मिलती है? सागर में। और सागर में मिलके सारी नदियाँ एक हो जाती है। इसी तरह हमारे देश का हर भारतवासी अपने देश को, देश प्रेम के लिए एक बना रहता है। दर में है अनेक जिनका, सार वही है। पंथ है निराले, सबकी मंजिल तो एक है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे देश में कई धर्म के लोग हैं, लेकिन उनका सार एक ही है। और पंथ मतलब संप्रदाय भी अलग अलग है, फिर भी सबका ध्येय एक ही है कि मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना। तो इस कविता में फूलों के द्वारा दिखावे रंग रूप का उदाहरण दिया गया है कि जैसे फूलों का रंग रूप अलग अलग है, वैसे ही हमारे देश के लोगों का भी रंग रूप अलग है, लेकिन एक माला में गूंथकर सब एक हो जाते हैं। इसी तरह हमारे देश की बोलियां अलग अलग हैं, वैसे ही पक्षियों की बोलियां जैसे अलग अलग है। कोयल, पपीहा, बुलबुल सब अपने अपने राग में गाते हैं, फिर भी उनका राग एक ही है। वैसे ही हमारे देश में अलग अलग बोली बोलने वाले लोग एक ही, सारे भारतवासी एक हैं। नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियों का उद्भव स्थान अलग अलग है और रास्ता भी अलग अलग है, लेकिन वो जाकर कहाँ मिलती है? सागर में। वैसे ही भारत में लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, लेकिन उनका ध्येय भारत में ही, भारत की उन्नति का ही होता है। आगे हैं, हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबका ध्येय सार एक ही होता है। पंथ संप्रदाय अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल, सबका रास्ता एक ही है कि हमारे भारत को उन्नत बनाना। यहाँ पे हमारी कविता पूरी होती है। हम शब्दार्थ देखेंगे। कुक का अर्थ है कोयल की आवाज़। पपीहा एक पक्षी का नाम है। टेर तो उसका अर्थ है पपीहे की पुकार। तराना का अर्थ है गीत। पंथ का अर्थ है रास्ता। निराला का अर्थ है अनूठा और मंजिल का अर्थ है ध्येय। अब आया है अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? तो उसका जवाब है, हमारे देश में भिन्न भिन्न रूप, रंग और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है।
दूसरा सवाल है, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो इसका जवाब है कि सारी नदियों का उद्भव स्थान अलग अलग होता है, उनका बहाव भी अलग अलग होता है, लेकिन जब वह सागर में मिलती है तब वह एक हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो उसका जवाब है, सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। दूसरा प्रश्न है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर पंखुड़ियाँ दी गई है, फूल दिया गया है, उसमें अलग अलग शब्द हैं जिसके हमें वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर है, भारत निवासी देश है कि हम। तो उसका पूरा वाक्य क्या होगा? हम भारत देश के निवासी है। दूसरे फूल में लिखा है, मधुर कोयल आवाज होती की है। तो उसका पूरा वाक्य बनेगा, सबसे पहले आएगा कोयल की आवाज मधुर होती है। तीसरा फूल है जिसमें अलग अलग शब्द रखे हैं। यहाँ पर है तरह, फूलों, हंसते रहना चाहिए कि। उन शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। तो हम बनाएंगे फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अब आया है ब। गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उसमें एक उदाहरण दिया गया है, सोहन पढ़ रहा है। अब हमें गोले में से शब्दों को चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। मैं इसमें से आपको 2 उदाहरण दूंगी, आपको दूसरे खुद प्रयत्न करके बनाने होंगे। मेघा, मेघा लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे? मेघा खेल रही है। दूसरा लिखेंगे, मेघा पढ़ रही है। अब लेंगे हरेश को। तो हरेश लड़का है, तो क्या आएगा? हरेश खेल रहा है। हरेश पढ़ रहा है। वैसे ही आपको रिनल के उदाहरण खुद बनाने हैं, जिसके आपको प्रैक्टिस होगी। अब है तीसरा प्रश्न, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो हमारे देश में रहने वाले लोग एक हैं, भले ही उनके रंग रूप, उनका दिखाव, वेशभूषा मतलब पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, लेकिन वह सभी लोग एक हैं। चौथा प्रश्न है, औरत और लड़की के स्थान पर, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद से लिखना है। परिच्छेद
फिर से लिखना है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक मोटी औरत जा रही थी, तो औरत के बदले हमें आदमी रखना है। तो एक मोटा आदमी जा रहा था, यहाँ पर हमें आदमी लिखना है। और यहाँ आएगा रहा था, जा रहा था, क्योंकि यहाँ लिंग परिवर्तन हो जाता है। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी, तो यहाँ पर आएगा लड़का। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़की छोटी और पतली थी, तो जवाब आएगा लड़का छोटा और पतला था। औरत को पता चला तो घूर कर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे क्यों चल रही हो? तो यहाँ पे आएगा आदमी को पता चला तो घूर कर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे क्यों चल रहा है? तो लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। तो इसका जवाब आएगा लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छांव के नीचे चल रही थी। यहाँ पे आपको लिंग परिवर्तन करके लिखना होगा। अब आया स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, हिंद देशियों में कैसी विविधताएं हैं? तो इसका जवाब है हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनके पहनावे भी अलग अलग है और वे उनकी भाषा भी अलग अलग है। वो अलग अलग धर्मों में मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हो गए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली आदि तरह तरह के फूल माला में एक हो गए हैं। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इस कविता में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा और कावेरी नदियों का उल्लेख किया गया है। चौथा प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनका उद्गम स्थान भी अलग अलग है और रास्ते भी अलग अलग हैं, लेकिन अंत में वह सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम सारे भारतवासियों को अलग अलग होकर भी एक होकर रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं हैं उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें गौर करना है कि जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर सर्कल करना है। तो पंथ, रास्ता, राह और पैर, इनमें कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? पैर शब्द समानार्थी नहीं है। पंथ, राह और रास्ता का अर्थ एक ही होता है। दूसरे कोष्टक में देखेंगे, कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा, इन शब्दों में कांटा शब्द समानार्थी नहीं है। फूल के समानार्थी है पुष्प और कुसुम। तीसरे कोष्टक में देखेंगे, आम, अनूठा, निराला, अनोखा, इन चार शब्दों में कौन सा शब्द अलग पड़ता है? आम, क्योंकि अनोखा का समानार्थी शब्द है अनूठा और निराला। चौथे कोष्टक में देखेंगे, जन,
मनुष्य, मानव, स्त्री। इन 4 शब्दों में स्त्री शब्द अलग पड़ता है। जन का समानार्थी मनुष्य और मानव है। अब हमें इन शब्दों के वाक्य में प्रयोग करने हैं। सबसे पहले लेंगे पंथ। यह पंथ सरल नहीं है। राह, तो मुझे नई राह मिल गई है। रास्ता, तो इसका जवाब होगा यह रास्ता सीधा जाता है। अब आएंगे दूसरे कोष्टक पर। कुसुम, तो यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, तो पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं। फूल, तो कमल का फूल मुझे बहुत पसंद है। अब आएंगे तीसरे कोष्टक पर। अनूठा, तो इसका वाक्य प्रयोग हम बनाएंगे। यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। निराला, तो आपका अंदाज निराला है। अनोखा, तो उसे अनोखा रास्ता मिल गया। अब चौथा कोष्टक देखेंगे। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। मानव, तो जिसमें मानवता हो वही मनुष्य मानव है। जन, तो कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। यहाँ पर हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। अब हम भाषा सज्जता देखेंगे। तो यहाँ पर एक संवाद है जो हम पढ़ेंगे। प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? मीना, नहीं, मेरा मन नहीं है। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मीना, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? मीना, मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। अब आप बताइए, उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। तो इसका जवाब है पहला आएगा प्रियंका, दूसरा आएगा मीना और तीसरा आएगा सीमा। दूसरा प्रश्न है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों में लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। तो यहाँ पर हमने अंडरलाइन भी की थी और गाढ़े शब्दों में जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखी थी
उनके नीचे अंडरलाइन भी की है। तो प्रियंका के लिए लिखा गया है आप, जो मीना ने बोला था। मीना के लिए जो प्रियंका ने बोले थे तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे। सीमा मौसी तीसरा है। सीमा मौसी के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है उन्होंने। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। चौथा है वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर जो सर्वनाम का उपयोग किया गया है उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाक्य है मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है। तो यहाँ सर्वनाम है मुझे। यहाँ आपको मुझे लिखना है। दूसरा है हम मैच जीत जाएं। तो यहाँ पर आएगा हम। तीसरा है तुम अच्छे क्षेत्ररक्षक हो। तो यहाँ पर सर्वनाम आएगा तुम। चौथा है तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं है। तो यहाँ पे सर्वनाम आएगा तुम्हारी, जो आपको यहाँ पे लिखना है। वह कैप्टन है। तो यहाँ पे सर्वनाम है वह, जो आपको यहाँ पे लिखना है। छठा है उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो ये उसने सर्वनाम है, यह जो आपको यहाँ पे लिखना है। विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। तो अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया है। ये खुद के लिए प्रयुक्त किया गया सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको स्वयं लिखना होगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर खुद के लिए प्रयुक्त किया गया सर्वनाम है अपने आप। तो आपको यहाँ पर अपने आप लिखना होगा। इतना जानिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम बातचीत करते हैं तो कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अतः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि। अन्य पुरुष, वह, वे, उसे, उन्हें आदि। तो यहाँ पर जब हम अपने बारे में बात करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, श्रोता से बात करते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। तू, तुम आदि। और 2 लोग जब तीसरी व्यक्ति से बात करते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं, वह, वे आदि। निजवाचक सर्वनाम, कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है,
तथा जिनसे निजत्व का अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, यहाँ पे स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया। वे खुद चले गए, ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे हमारा पाठ पूरा होता है।